नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 11th का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और क्लास 11th के इकोनॉमिक्स में उन सभी प्रश्नों पर ज़्यादातर फोकस करेंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़रूरी है। कुल मिलाकर के 18 चैप्टर है और 18 चैप्टर को मैं थोड़ा थोड़ा करके कम से कम 4-5 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो यह है वीडियो नंबर 2, जिसमें पहला प्रश्न हम लोगों का है अपरिष्कृत आंकड़ों को क्रमबद्ध कैसे कर सकते हैं। तो अपरिष्कृत आंकड़ों को हम लोग क्रमबद्ध कर सकते हैं वर्गीकरण के द्वारा। ठीक है, वर्गीकरण के द्वारा हम लोग इसको क्रमबद्ध कर सकते हैं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 2 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि अपरिष्कृत आंकड़ों को संक्षिप्त एवं बोधगम्य बनाया जा सकता है। तो किस प्रकार से बनाया जा सकता है? तो वर्गीकरण के द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 3, जिसमें पूछा जा रहा है कि आंकड़ों को जब समयावधि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कालानुक्रमिक वर्गीकरण। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 4 पर, तो प्रश्न संख्या 4 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि गेहूं की उपज भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है। यह किस प्रकार का वर्गीकरण होगा। ठीक है, किसी क्षेत्र में मतलब किसी चीज़ का उपज होता है तो वो किस प्रकार का वर्गीकरण होगा, तो ये होगा आप लोगों का स्थानिक वर्गीकरण। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 5 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला 2 वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का गुणात्मक वर्गीकरण का। ठीक है, आगे बात करें यदि हम लोग प्रश्न संख्या 6 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है ऊंचाई, भार, आयु, छात्रों के अंक आदि विशेषता के आधार पर वर्गीकरण क्या कहलाता है, यह वर्गीकरण कहलाता है। इसमें से कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न पर, तो आगे प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि गणित के प्राप्तांकों का वर्गीकरण क्या कहलाएगा। तो गणित में जो अंक प्राप्त कर रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा, मतलब वो किस प्रकार का वर्गीकरण होगा, तो वो हो जाएगा आप लोगों का मात्रात्मक वर्गीकरण। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, जिसमें पूछा जा रहा है कि परिवर्तन के आधार पर चर को कितने वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो चर को हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं 2 भागों में। आगे बात करें प्रश्न संख्या 9 पर, जिसमें पूछा जा रहा है अपरिष्कृत आंकड़ों को मात्रात्मक चर में कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अपरिष्कृत आंकड़ा जो है उसको हम लोग मात्रात्मक चर में किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं, तो उसको बारंबारता विवरण द्वारा वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, यदि प्रश्न संख्या 10 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि बारंबारता वितरण सारणी में प्रत्येक वर्ग किससे घिरा होता है। तो ये घिरा होता है वर्ग सीमा द्वारा। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि वर्ग 20 से 30, 40 से 50 में निम्न वर्ग सीमा कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर निम्न वर्ग सीमा 20 और 40 है। जो सबसे कम है उस वर्ग अंतराल में वो हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 12 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के बीच का अंतर क्या कहलाता है। तो उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा जो है इसके अंतर को हम लोग कहते हैं परास। ठीक है, आगे यदि बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को पूछा जा रहा है प्रश्न कि वर्ग चिन्ह या वर्ग मध्य बिंदु का सूत्र है। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह या वर्ग मध्य बिंदु का सूत्र कौन सा होता है, तो वो आप लोगों से पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च वर्ग सीमा जोड़ निम्न वर्ग सीमा बटे 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 14 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वर्ग 10 से 20 तथा 30 से 40 में उच्च वर्ग सीमा कौन सा है। तो जो सबसे अधिक है मतलब 20 और इसमें 40, तो 20 और 40 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 15 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि इसी बारंबारता वितरण का आलेखीय प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है। तो आलेखीय प्रस्तुतिकरण को हम लोग कहते हैं बारंबारता वक्र। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि चरों के उच्चतम एवं न्यूनतम परीक्षणों के बीच का अंतर होता है। तो उच्चतम और जो न्यूनतम परीक्षणों के बीच का अंतर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं परास। ठीक है, इसके पहले भी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े ऐसा ही प्रश्न।
आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 17 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में परास का सूत्र होगा। इसमें से परास जो है, परास का सूत्र क्या हो जाएगा वो आप लोगों से पूछा है। तो परास का सूत्र होता है यहाँ पर वर्गों की संख्या गुना वर्ग अंतराल। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का परास का। ठीक है, यदि प्रश्न संख्या 18 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 18 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि यदि परास 60 है और वर्ग अंतराल 10 है तो वर्ग की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हम लोगों को परास दिया गया 60 और वर्ग अंतराल दिया गया 10, तो कुल मिलाकर के इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, मतलब इसका बी नंबर आंसर जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है कि यदि वर्गों की संख्या 2 दिया गया है, मतलब इस बार वर्गों की संख्या 2 है और वर्ग अंतराल दिया गया है 50। ठीक है, तो परास क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 100। 100 किस प्रकार से होगा, क्योंकि इसमें जो होगा 2 गुना 50 मतलब 100, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को जो है वर्गों की संख्या दिया गया है और वर्ग अंतराल दिया गया है 50। जैसे कि अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जिसमें वर्गों की संख्या गुना वर्ग अंतराल ही जो था वो परास का सूत्र था, इसी के कारण। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग 20 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 20 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि समावेशी विधि के अंतर्गत, तो समावेशी विधि के अंतर्गत कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी वर्ग के निम्न तथा उच्च वर्ग सीमाओं के मूल्य के मानों को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा समावेशी विधि के अंतर्गत। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 21 पर, तो प्रश्न संख्या 21 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अपवर्ज्य विधि के अंतर्गत, तो अपवर्ज्य विधि के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का किसी वर्ग की निम्न वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित करते हैं। ठीक है, यदि प्रश्न संख्या 22 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 22 हम लोगों से पूछा गया अपवर्ज्य विधि में 5 प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को किस वर्ग अंतराल में रखा जाएगा। ठीक है, तो 5 प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं उसको रखा जाएगा 5 से लेकर के 10 में। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर के 10 और उसके बाद 11 से लेकर के 20 और उसके बाद फिर 21 से लेकर के 30, ये किस प्रकार से वर्ग अंतराल के उदाहरण है। ठीक है, तो ये समावेशी वर्ग अंतराल का उदाहरण है। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 24 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी वर्ग में मिलान चिन्ह 7 है तो उसे किस प्रकार लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है, पहले हम लोग क्या करते हैं 4 लाइन देते हैं, उसके बाद इस तरह बीच में काटते हैं, इसको 5 बना दिए, 6 और 7, ये हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या यदि 25 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है मिलान चिन्ह की गणना कितनी संख्याओं के समूह में की जाती है। तो अभी कुछ देर पहले आप लोग को दिखाए 5 के समूह में, तो इसीलिए ये हो जाएगा 5। आगे यदि प्रश्न पर बात करें कि यदि कोई विद्यार्थी 42 अंक प्राप्त करता है तो मिलान चिन्ह किस वर्ग अंतराल में लगाया जाएगा। तो 42 अंक प्राप्त करता है तो ये 40 और 50 के बीच होगा, इसका मतलब इसका सी नंबर जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 28 पर बात करें तो जिसमें पूछा जाए 2 चरों के बारंबारता वितरण या वितरण को किस नाम से जानते हैं। तो 2 चर वाले जो बारंबारता वितरण है इसको हम लोग द्विचर चर वितरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 28 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि अपरिष्कृत आंकड़ों के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन करें। ठीक है, तो सही कथन कौन सा हो जाएगा वो हम लोगों को चयन करना है। तो इसका हो जाएगा अपरिष्कृत आंकड़ा अव्यवस्थित होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 29 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है आंकड़ों के गुणात्मक वर्गीकरण का आधार क्या होता है। तो आंकड़ों का गुणात्मक वर्गीकरण का आधार जो होता है वो होता है विशेष गुण का। ठीक है, यदि हम लोग बात करें अच्छा, उसके बाद फिर है आंकड़ों 30 नंबर के आंकड़ों के कालिक वर्गीकरण के आधार पर क्या होता है। तो काल के अनुसार जो हम लोग उसका वर्गीकरण करते हैं, तो समय के आधार पर करते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है,